आप सांसद संजय सिंह को शेष मानसून सत्र के लिए राजस्थान के निलंबित कर दिया गया है। आपने निलंबन पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, देश के प्रधानमंत्री सदन में आकर मणिपुर की हिंसा पर जवाब क्यों नहीं दे रहे। एक आदमी के योद्धा के पत्नी को कपड़े उतार कर परेड कराई गई, ये शर्मनाक है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि हमारा विरोध जारी रहेगा। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मैं अपना धरना जारी करता हूँ। हमने सभी पॉलिटिकल पार्टियों से कहा कि इस आंदोलन में शामिल हो। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सदन में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं पता कि विपक्ष के लोग यह चर्चा क्यों नहीं होने दे रहे। मेरा आग्रह है कि विपक्ष चर्चा होने दे ताकि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर देश के सामने सच्चाई पहुँचे। हमारी एक ही मांग है भारत के प्रधानमंत्री से कि उनको मणिपुर की हिंसा पे जवाब देना होगा। देश का एक हिस्सा जो हमारा बॉर्डर स्टेट है, ऐसे राज्य के अंदर अगर 80-90 दिनों से हिंसा चल रही है तो प्रधानमंत्री जी खामोश कैसे रह सकते हैं। रिटायर्ड सूबेदार सेना का वो ये कह रहा है कि मैंने कारगिल युद्ध में हिस्सा लेके देश की तो रक्षा कर ली, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। भारत के प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि आप आइए और सदन में बताइए कि आप कैसे वहां पे शांति की बहाली करेंगे। कल पूरी रात हम लोग यहाँ गांधी प्रतिमा के सामने बैठे रहे और पूरा दिन बैठे रहे। हमारी एक ही मांग है भारत के प्रधानमंत्री से कि उनको मणिपुर की हिंसा पे जवाब देना होगा। देश का एक हिस्सा जो हमारा बॉर्डर स्टेट है, ऐसे राज्य के अंदर अगर 80-90 दिनों से हिंसा चल रही है तो प्रधानमंत्री जी खामोश कैसे रह सकते हैं। देश के केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, बुजुर्गों का कत्ल हो रहा है, नौजवानों का कत्ल हो रहा है, महिलाओं के साथ गैंग रेप हो रहा है। और जो सबसे ज़्यादा शर्मसार करने वाली तस्वीर आई, 2 महिलाओं को नंगा करके परेड कराया जा रहा है। उसमें एक महिला है जिसका पति कारगिल। संसद में मणिपुर की स्थिति पर पीएम मोदी से बयान की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने पूछा कि पीएम मोदी संसद में मणिपुर के मुद्दे पर बयान देने से क्यों डरते हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री हमेशा संसद में बयान देते हैं, प्रधानमंत्री संसद में मणिपुर पर बयान देने से क्यों डरते हैं। हम प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि वे मणिपुर पर बयान दें। हमें अन्य राज्यों के बलात्कार के मुद्दे की तुलना में राजनीति नहीं करनी चाहिए। मणिपुर एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और संसद को एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण संदेश भेजना चाहिए। Prime Ministers always make statements in Parliament. He just spoke between outside the Parliament. We are asking him to come inside Parliament and make a statement. What is there? What we are asking from heaven? Something we are asking from heaven? We are not asking anything which is not in the books of Parliament. We are asking the Honorable Prime Minister to make a statement on Manipur. Why Prime Minister is afraid to make a statement on Manipur in Parliament? We request with folded hands to Prime Minister that 11 o'clock let him come and make a statement on Manipur. Business can start usually, because Manipur is a very sensitive issue and Parliament of India must send a positive and a peaceful message to Manipur, and all parties are very sensitive parties. We should understand, we should not do politics comparing with other states law and rape issues with the Manipur. Manipur is a bigger issue where there are 2 communities are fighting like different armies and others. It is very painful for us. We should all come together and send a healing and a positive message. Whether Prime Minister is ready for it, I don't know. I am waiting.
जम्मू में शिव भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। पूरे जोश के साथ श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं। वहीं आज अमरनाथ यात्रा के लिए नए जत्था रवाना हो गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच 3000 से 898 तीर्थयात्रियों को 22वां जत्था सोमवार को अमरनाथ यात्रा के लिए आधार शिवार से रवाना हो गया है। अधिकारियों ने कहा कि बालटाल की ओर जाने वाली 1292 तीर्थयात्री 50 वाहनों में भगवती नगर शिवार से निकलने वाले पहले लोग थे। उसके बाद 99 वाहनों को दूसरा काफिला 2606 तीर्थयात्रियों के लेकर पहलगाम के लिए रवाना हुआ था। अब तक 1.2 लाख से अधिक तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा के लिए भगवती नगर शिवार से निकल चुके हैं। सुविधाएं भरपूर मिली, कदम कदम पर ऑक्सीजन, मेडिकल, और हमारे सेना के जवानों का तो कहने ही क्या है। ये तो साक्षात दूसरे भोले हैं, साक्षात संत हैं। इनके चरणों में बार बार कोटि प्रणाम। ये जो हमारे देश के जवान हैं, इनकी वजह से ही यात्रा पूर्ण हो पाती है। धन्य है ऐसे जवान, धन्य हो ऐसा देश, भारत देश धन्य। जय हिंद, जय भोले, हर हर महादेव। यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है, फौजी भाइयों ने बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है और हम अभी बालटाल के लिए दर्शन करने जाएंगे आज। हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ का माहौल भी अच्छा है, यहाँ के आदमी भी अच्छे हैं, बहुत अच्छा माहौल है। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना के जल स्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। बीती रात जल स्तर में आशंका कमी जरूरी है, लेकिन आज दोपहर तक यमुना का जल स्तर बढ़कर खतरे के निशान से ऊपर यानी 205.75 मीटर पार बहने का अनुमान है। दिल्ली वालों पर बाढ़ का खतरा अभी बरकरार है। दूसरी तरफ मंगलवार सुबह दिल्ली और नोएडा के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई तो कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हुई। इससे सुबह का मौसम सुहाना हो गया और उमस में लोगों को राहत मिली। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बीते दिनों एक व्यक्ति पर पेशाब करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद जमकर बवाल मचा, लेकिन अब ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आया है। दरअसल आगरा में दबंगों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दबंगों ने एक युवक की पहले पिटाई की, इसके बाद उसके मुंह पर पेशाब करते हुए नजर आ रहा है। इस पूरे घटना के दौरान किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। पेशाब करने के वायरल वीडियो पर डीसीपी ने कहा, वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया। पीड़ित ने शिकायत दर्ज नहीं की थी। पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए आईपीसी की धारा 307 और अन्य धाराओं से तहत मामला दर्ज किया है। पता चला है कि वीडियो 2 से 3 महीने पुराना है और घटना के मुख्य आरोपी आदित्य को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, आज ही दिनांक 24 जुलाई 2023 को शाम के वक्त सोशल मीडिया के माध्यम से ये वीडियो संज्ञान में आया है। इस वीडियो की जांच की गई तो ये पाया गया कि इस संबंध में किसी भी थाने पर पीड़ित के द्वारा कोई भी तहरीर नहीं दी गई थी। तो तत्काल पुलिस ने ही घटना का संज्ञान लेते हुए घटना में 307 आईपीसी एवं अन्य सुसंगत धाराओं का अभियोग पंजीकृत किया। जांच करने पे ये बात सामने आई है कि ये पुराना वीडियो लगभग 2-3 महीने पुराना है। इसमें जो घटना स्थल है वो थाना सिकंदरा अंतर्गत अटूस गाँव का मामला है। इसमें अभियुक्त जो मुख्य अभियुक्त आदित्य है, इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इससे पूछताछ की गई है कि इसके साथी अन्य कौन थे जो इस घटना में इन्वॉल्व थे। इसकी निशानदेही पर ही इसके एक अन्य साथी भोला और भोलू की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। इन सभी को गिरफ्तार करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और अन्य जो साथी इनके हैं उनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। रीजन क्या थे, लोगों बैकग्राउंड पता चला किस चीज़ को लेकर? देखिए, इस घटना के बारे में जो पूछताछ की गई है तो ये सामने आया है कि पीड़ित और इस घटना को कारित करने वाला अभियुक्त ये दोनों एक ही गैंग के मेंबर हैं और पीड़ित के ऊपर भी लगभग 5-6 मुकदमे लूट के और अन्य अपराधों के थाना फतेहपुर सीकरी में पंजीकृत हैं। तो आपसी इनका कोई मतभेद और राइवलरी को लेकर ये बात थी जिसकी वजह से ये घटना कारित की गई। भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया और विनेश फोगट को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने एशियाई खेलों 2023 में सीधे प्रवेश के लिए 2 पहलवानों को दी गई छूट के खिलाफ लगाई गई याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के फैसले के बाद अब दोनों भारतीय पहलवान बिना ट्रायल के एशियन गेम्स में भाग ले सकेंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ की ओर से एशियाई खेलों 2023 में सीधे प्रवेश के लिए बजरंग पुनिया और विनेश फोगट को छूट दी गई है, जिसके खिलाफ पहलवान अंतिम पंगाल के सुजीत
कलकल ने कोर्ट में याचिका दायर की है। फैसले पर बोलते हुए विनेश फोगाट ने कहा कि ट्रायल्स से कौन भाग रहा है, हम ट्रायल्स के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। हमने सिर्फ अभ्यास के लिए समय की मांग की थी। आप एक ट्रायल्स करा सकते हैं। और अन्याय होता हमने अन्याय क्या मांगा था? बजरंग ये जो न्यूकम थे ट्रायल तो बाजा कौन है। हम ट्रायल देने तैयार हमेशा बाज के हमने देश छोड़ दिया कितने हम तो प्रैक्टिस करना रहे। हाँ हमने प्रैक्टिस का टाइम मांगा था और ट्रायल ले लो कदे ले लो। इसमें के ठहरदार कोई बोदा सब आ रहे हैं सब जीतने हैं ये तो गेम है। लेकिन मतलब हमारे तो 1 महीने का टाइम नहीं दे सकते। इतने ठाडे तो है ना बालक हमने जो रानी गणे बैठे हैं तो 1 महीना में तो हम इतने बड़े चैंपियन ना बन सकते। और ठड्डा तो वो दसाना रह गया हो वो तो ठड्डा रहा करे। ठड्डा दसाना रहा होगा जब भी मारेगा और एक ना रह गया हो जब भी मारेगा। जो ठड्डा है ना वो ठड्डा रहेगा। ये तो हमने बचपन तो सीखा जो अगर जितना तो ठड्डा बन के जीतो फिर। देश में हर घंटे औसतन 18 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना की वजह से होती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में लिखित जवाब में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत देश में औसतन हर घंटे 18 लोगों की मौत रोड एक्सीडेंट से होती है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से मिले डाटा के मुताबिक साल 2021 में देश में कुल 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं। 1.5 लाख लोगों की करीब इसमें मौत होती है। 3 लाख लोग इंज्योर्स हो जाते हैं। पर डे 1130 एक्सीडेंट और 422 डेथ्स। हर घंटे पे 18 डेथ भारत में हो रही है। अगर इसका कंपैरिजन करेंगे कोई लड़ाई के साथ, कोविड के साथ, जातीय सांप्रदायिक दंगे, कानून व्यवस्था के कारण इस सब के अगर अध्ययन करेंगे तो इसकी तुलना में मरने वालों की संख्या कई गुना अधिक है। और इसलिए ये बहुत ही सीरियस विषय है कि जिसका सॉल्यूशन हमको निकालना अति आवश्यक है। देश में ऐसे भी देश है कि जहां 0% एक्सीडेंट है। एक समय वहां भी होते थे और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें सबको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि इसमें हम डेथ्स कैसे कम करेंगे, एक्सीडेंट कैसे कम करेंगे। आयकर दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 3 से 4 वर्षों में कर दरें नहीं बढ़ी लेकिन राजस्व लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा सीबीडीटी को श्रेय देते हुए पिछले 3-4 वर्षों में कर दरें नहीं बढ़ी लेकिन राजस्व लगातार बढ़ रहा है। चोरी पर लगाम लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री इस बात को लेकर पूरी तरह उत्सुक है कि प्रौद्योगिकी हमारी सामने आने वाली कई समस्याओं का जवाब है। 3-4 years. To the credit of the CBDT, tax rates did not go up, but revenue is steadily going up. Evasion is being controlled. And I'll get into the details of why I would be generous in my praise of the CBDT today. But I'll come to that a bit later. The most important thing that tax and tax-related matters always call for is to be transparent, is to be very objective, don't allow any subjectivity to come into it, and be taxpayer friendly. And that is where I think I begin my talk to you today. I'll end it there as well. Inclusive of the minister to the last employee, the newest employee, it is this department which has a very tall order. You are going to have to be uncompromising in generating the resource.